कृषि किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल पर कृषि क्षेत्र में तरक्की हो और आप सबका कल्याण हो, यही हमारी कामना है। और इस कामना के लिए हम इस कार्यक्रम में खास तौर से आपके लिए जानकारियां लेकर आते हैं, जिन जानकारियों का लाभ आप उठा सकते हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के माध्यम से अलग अलग जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तभी देश तरक्की करेगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों का भी कल्याण होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बीते साल 2024 में बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिले। लक्ष्य रखा है जिन्हें आने वाले सालों में भी पूरा किया जाएगा और खेती को विस्तार दिया जाएगा। तो आइए नजर डालते हैं बीते वर्ष 2024 में लिए गए ऐसे ही महत्वपूर्ण निर्णयों पर। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। देश की कृषि को और भी मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने को मंजूरी दी। 2025-26 तक इस योजना का कुल खर्च 2,481 करोड़ रुपए है। मिशन का उद्देश्य किसानों को खेती में आने वाली लागत को कम करना और बाहरी संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में सहायता करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले सालों में कृषि क्षेत्र को और भी विस्तार देने के उद्देश्य से 109 जलवायु अनुकूल और जैव संवर्धित किस्में समर्पित की। प्रधानमंत्री ने 34 खेत की फसलों और 27 बागवानी फसलों सहित 61 फसलों की 109 किस्में जारी की। खेत की फसलों में बाजरा, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य संभावित फसलों सहित विभिन्न अनाज के बीज जारी किए गए, जबकि बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों की फसलों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों तथा औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 2,817 करोड़ रुपए के खर्च के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। ये योजना 2 मूलभूत स्तंभों पर बनी है: कृषि की प्रचुरता और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। इसके अतिरिक्त मिशन में सॉइल प्रोफाइल मैपिंग शामिल है और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए समय पर और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाना है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। सरकार का मानना है एमएसपी में बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक बनाना है। बता दें, एमएसपी केंद्र सरकार की ओर से तय एक न्यूनतम मूल्य है। इस पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदने की गारंटी देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी, जो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। मिशन को 10,103 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 2024-25 से 2030-31 तक की 7 साल की अवधि में लागू किया गया है। मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन 2022-23 के 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है विज्ञान और किसान।
किसान साथियों, अच्छी फसल मिलने की पहली शर्त ये होती है कि बीज गुणवत्तापूर्ण हो और पौध भी अच्छा हो। इसके लिए नर्सरी तैयार करना बेहद ही महत्वपूर्ण कदम होता है। आइए आपको बताते हैं कि ट्रे में किस तरह से नर्सरी तैयार की जाती है और इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। लाइट से ढक दिया जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद
शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुवाई करें। किसान सरसों के खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही अरहर की तैयार फसलों की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश में गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकाल लें। इसके अलावा कपास की चुनाई करने का समय उचित है। वहीं अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। यहां बैंगन की तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं टमाटर की तुड़ाई के लिए भी समय उपयुक्त है। अभी लहसुन के खेत में सिंचाई कर लें। इसी तरह पालक के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मटर के खेत में सिंचाई करें। यहां गेहूं की बुवाई कर लें। इसके अलावा चने की बुवाई कर सकते हैं। किसान सरसों के खेत में जरूरत पड़ने पर जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। साथ ही गन्ने की कटाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में टमाटर की रोपाई कर लें। किसान फूल गोभी की रोपाई करें। इसके साथ ही हरी मिर्च की रोपाई करते रहें। वहीं शिमला मिर्च की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। इस समय प्याज की रोपाई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। अभी मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे देश के बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं जो खेती किसानी के पुराने ढर्रों को छोड़ रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से अपनी खेती किसानी के तौर तरीकों में तब्दीली ला रहे हैं, जिससे उन्हें अपार सफलता भी मिल रही है। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से हमारे इस सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। गुड़ एक बिना शोधित प्राकृतिक चीनी है। प्राकृतिक गुणों के चलते ही इसे औषधीय चीनी भी कहा जाता है। गुड़ बनाने के मामले में भारत सबसे ऊपर है।
कुल उत्पादन का 70% से अधिक गुड़ हमारे देश में ही बन रहा है। भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसे गले और फेफड़ों के संक्रमण में फायदेमंद बताया गया है। गुड़ में ऐसे खनिज और विटामिन होते हैं जो कि शोधित चीनी में नहीं पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक और कुछ मात्रा में तांबा पाया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है। मैं ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕੁਝ, ਚਲੋ ਲੇਬਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਵੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਜੋ ਆ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਿਮਟ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟਅਪ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਗਣੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਵੱਧ, ਵੀ ਚਲੋ ਸੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਬੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। राजवीर सिंह पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। कुछ साल पहले तक ये दूसरे किसानों की तरह ही गेहूं और धान की फसलें उगाया करते थे। फिर इन्होंने गन्ना उगाना शुरू किया और अब गुड़ तैयार कर रहे हैं। गुड़ उद्योग भारत का पुराना उद्योग है। जहां जहां ईख पैदा होती है वहां ये उद्योग काफी प्रचलित है। गुड़ बनाने के लिए पहले गन्ने की पिराई होती है और फिर रस को गर्म किया जाता है। गन्ने के रस में कई तरीके की अशुद्धियां मिली रहती हैं, जिन्हें रस से अलग करना बहुत जरूरी है। गर्म होने के बाद रस चाशनी में बदल जाता है। गुड़ आमतौर पर 3 तरीके का होता है, ठोस, तरल और पाउडर वाला। गुड़ उत्पादन के कारण राजवीर की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। KVK ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਦਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੱਲਿਆ, ਲਖਨਊ ਸੀਦਾ ਵੀ ਘੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਜੋ ਬਰੀਕੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਭਿੰਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵੀ ਘੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਫਾਰਮਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੋ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧੀਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਲਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਾ ਹਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। भारत गुड़ का प्रमुख व्यापारी और निर्यातक देश है। 2022-23 के दौरान हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक गुड़ दूसरे देशों को निर्यात किया था। विश्व बाजार में इसकी कीमत 4,000 करोड़ से भी अधिक थी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना के बारे में अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। खेती में सफलता हासिल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और वो कौन सी बातें हैं, इसके बारे में बता रही हैं हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दुधारू पशुओं में गॉलस्टोन रोग, जिसे बीजवार्स भी कहा जाता है, होने का खतरा बढ़ जाता है। यह एक गंभीर समस्या है जो पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पोषण की कमी के कारण होती है। इसके लक्षणों में पशुओं का खाना छोड़ देना, थकावट महसूस करना और पेट में सूजन शामिल हैं। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह रोग पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। इस बीमारी से बचाव के लिए किसानों को कुछ विशेष उपाय अपनाने चाहिए। पशुओं को संतुलित आहार देना आवश्यक है, जिसमें फाइबर और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में हों। कुट्टी, भूसा और हरे चारे का मिश्रण फायदेमंद होता है। ठंड में उन्हें साफ और हल्का गुनगुना पानी पिलाने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। पशुओं को लंबे समय तक भूखा न रखें और समय पर भोजन दें, ताकि पेट में एसिड बनने की समस्या न हो। नियमित व्यायाम और असामान्य लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। इसके अलावा पशुओं के लिए सर्दियों में विशेष रूप से गर्म और सुरक्षित आवास की व्यवस्था करें। उन्हें गीले और ठंडे स्थानों से बचाएं, क्योंकि इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। किसान मित्रों, इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने पशुओं को इस गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं और उनका स्वास्थ्य बेहतर बना सकते हैं। इससे न केवल दूध उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि आपके पशु भी लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान साथियों, आपने ई-नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में तो जरूर सुना होगा। बीते कुछ सालों से सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार का संचालन कर रही है, इस उद्देश्य से कि किसानों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा सके, जिसमें वो अपनी फसलों को बेच सके। आइए जानते हैं कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नैम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नैम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है।
तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।